चलिए भाई, तो कैसे हो हमारे बच्चों। आज बहुत दिन बाद जो हम फिर कम बैक कर रहे हैं और अब प्रॉमिस है कि रेगुलर आप लोग क्लासेज मिलेंगे, ठीक है, हमारे माध्यम से भी और रोहित सर के माध्यम से भी। तो बात करने चल रहे हैं आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कक्षा 10 और कक्षा 12, ठीक है, दोनों के लिए रामबाण की तरह हैं। तो इसलिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी यह है कि हम इसको इतने बढ़िया तरीके से पढ़ें कि जिसको कुछ कहना ही ना है। और मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद फिर जीवन में दोबारा आपको इस टॉपिक को किसी भी अन्य गुरुजी से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये पूरी गारंटी है। क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो देखते हैं तो मुझे देखते ही पहचान जाते हैं, तो इनको पता रहता है कि मार्का लगा है जितेंद्र सर का, तो वैसे भी समझ में आना तय है। और जो हमारे नए बच्चे हैं वो आज से जितेंद्र सर को समझ लेंगे, जितेंद्र अर्थात मैं। चलो शुरू करते हैं। आओ बेटा, हम विद्युत पे चलते हैं। किस पर चलते हैं? विद्युत पर। बहुत सारे बच्चे कहते सर इनका न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता, तो याद रखना हर हाल में न्यूमेरिकल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली न्यूमेरिकल में। आओ देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल समझ में आएगा। समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर न्यूमेरिकल आएगा ना। तो बेटा जब विद्युत की बात करते हैं तो विद्युत है क्या, पहले इधर से चालू करते हैं। तो हम विद्युत में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक नाम आता है आवेश। क्या नाम आता है? आवेश। तो जो आवेश होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। तो बच्चे चार्ज या आवेश का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो। जैसे क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारे क्लास में देखते हो ना, 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होता है जो खोज खोज के मार करता है, ठीक है, दूसरा ये होता है जो मार खाता है, और तीसरा एक ऐसा बच्चा बैठा रहता है जिससे मार खाने वाले से और मारने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कौन पीट रहा है, कौन पीटा जा रहा है, कोई मतलब नहीं, ठीक है, वो शांति से अपने क्लास में बैठा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आओ समझ लेते हैं 1 मिनट में इसको। अब ऐसे समझो, हमने प्रीवियस क्लासेज में जो है कक्षा 9 में पढ़ा है क्या कि भाई एक जो परमाणु होता है कैसा होता है? गोलाकार होता है, गोला होता है, इसके बीच में एक नाभिक होता है ना, समझ आई बात। तो जो नाभिक होता है इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। इनके चारों तरफ जो बाहर का क्षेत्र होता है इसमें कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम जानते हैं कैसे होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। और प्रोटॉन कैसा होता है? धन आवेशित होता है। तो धन आवेशित मतलब वही समझ लो तुम्हारे क्लास में मार करता है, और ऋण आवेशित मतलब समझ लो जो मार खाता है। और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल में उदासीन, उदासीन मतलब उसको मारपीट से कोई लेना देना नहीं है। चलो समझते हैं। अब जैसे समझो कि अगर हम यहाँ पर ये देखें कि जो हमारा परमाणु था, ठीक है, अब हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखें तो हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर क्या है भाई? 2 प्रोटॉन भी होगा, ठीक है। लेकिन सामान्य अवस्था में किसी परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर। क्या होती है? बराबर। तो अगर ये बराबर है, जरा सोचो, हीलियम का मान लो कोई मिल गया हमको। अब हम इनके बगल में लिथियम को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेते हैं? लिथियम को पकड़ लेते हैं, ठीक ना। चल, तो अब अगर हम ऐसे देख लें कि यार ये लिथियम का हो गया, ये आगे रख लो, बाहर समझाने का मतलब है केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या है। ये मान लो 3 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ठीक। तो आवेश आते कहाँ से हैं? अब जरा समझो, हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को, अपनी कक्षा को छोड़कर किसी के यहाँ जो है रिश्तेदारी करने चले जाते हैं, और उधर वाला कभी इधर आ सकता है। तो कहने का मतलब जो मीटिंग होती है इलेक्ट्रॉनों के बीच में होती है, प्रोटॉनों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब ऐसे सोचो कि अगर लिथियम था यहाँ और ये क्या था? हीलियम था। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमते टहलते इनके घर पहुँच गया तो क्या होगा? देखो जरा, ये 3 हो जाएंगे। अगर यहाँ का 3 हो जाएंगे ना। अब जरा सोचो, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन से निपट लेते थे तो इन पर कोई चार्ज नहीं होता था। अब इसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो बढ़ा कौन? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे? माइनस, ठीक है। इधर जरा सोचो, ये इधर से भाग गया था, गायब हो गया। अब इधर कौन बढ़ रहा है? देखो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन आपस में बैलेंस हो जाएंगे तो बच कौन रहा है? 1 प्लस बच रहा है। क्या लग जाएगा? प्लस। तो हमने क्या देखा? अभी तक लिथियम पर कुछ नहीं था, अभी तक हीलियम पर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, एक स्थान छोड़ के इलेक्ट्रॉन दूसरे में प्रवेश कर गया, तो क्या हो गया? दोनों तरफ चार्ज हुआ बट अपोजिट। इधर अगर निगेटिव हुआ तो इधर क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर निगेटिव चार्ज। तो अगर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर इस तरह से मिले तो हमने क्या देखा कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। यदि कोई पूछता है कि
जो आवेश होता है कैसे उत्पन्न होता है, तब क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होते हैं। तो हमने देख लिया ना। चल अब बच्चे जो ये आवेश है इसको हमने देखा है कि इसके पास क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने देखा कि इस पर एक चार्ज पाया जाता है। जो चार्ज होता है वो होता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो याद रखना चार्ज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें गुलाम ने कही थी, तो जो गुलाम जी ने कहा था इसलिए इनके सम्मान में इसका जो यूनिट मिला, क्या मिल गया, गुलाम। इसको हम सी से लिखते हैं, ठीक है। तो किसका है ये, हमने इलेक्ट्रॉन की बात की थी, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁻⁹ गुलाम के बराबर होता है। तो अब जरा भाई सोच के देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्योंकि आवेश तो नहीं के पास है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे उतना आवेश क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाएगा। जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो निगेटिव आवेश इसके पास आया, कितना आवेश आया, एक इलेक्ट्रॉन आया था, इसलिए 1.6 × 10⁻⁹। अब जरा सोचो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट के चले जाते हैं तो क्या होता, तो यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज होता, ठीक है। मतलब अगर इस पर हम ऋण आयन की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर आएगा। तो अब जरा सोचो कि अगर हम आवेश को किससे दिखा दें, Q से, Q बराबर आवेश की मात्रा, ठीक है। मतलब भैया कुल कितना आवेश था ये पता चल गया, किससे पता चल गया, Q से। अब अगर Q से हमको ये पता चल गया और हम कहते जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी किससे थी, N से, ठीक है। N क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अगर बात करें किसकी, E की, तो मैंने E से बताया कि E का मान क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे नन है तो यही वाला हो जाएगा E का मान, ठीक ना। तो अगर E का मान आ गया, N हो गया, Q हो गया, तो हम क्या बताएं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। तो अब अगर हमको कुल आवेश की मात्रा पता करना है कि भाई कुल कितना जो है आवेश गया इधर से उधर, तो कैसे पता करेंगे, अब जरा समझो इसको। तो हमने देखा कुल आवेश की मात्रा कैसे पता करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गए थे, 2, एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश था, 1.6 × 10⁻⁹। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इस पे हो गई। अब जरा वैल्यू फिट करके देखो तो N का मतलब क्या, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, कितना आवेश है एक पर, 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो अब अगर गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32, दशमलव लग जाएगा, 3.2 × 10⁻⁹ कूलाम। अब हमको बात समझ में आई कि नहीं आई, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे, ठीक है, उतने में 1.6 × 10⁻⁻⁹ का हम गुणा करा देंगे तो मेरे बच्चे वही आएगा जो हमको लाना था, ठीक है। अब इस तरह से कि कुछ भी क्वेश्चन बने, 25 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसे दे दे 3.2 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, ये जितने इलेक्ट्रॉन दी जाएगी किसकी वैल्यू होगी, N की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, N की वैल्यू होगी। ए कभी नहीं बदलता, याद रखना, E का मान हमेशा वही रहेगा, ठीक है। और अगर कभी क्या करे, उल्टा कर दे कि कुल आवेश का मान दे दे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, तब क्या करेंगे, तब भी भाई सिंपल सी बात है, हम लिख लेंगे भैया कि अगर ऐसा है N की वैल्यू निकालनी, तो E जाके इसमें क्या करेगा, भाग दे देगा, तो हो जाएगा N = Q/E। इन दोनों के अलावा आवेश से, इनसे संबंधित और कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। कमेंट में ज़रूर बताना, इतना क्लियर हो गया ना, ठीक ना, इतना क्लियर हो जाएगा। अब बेटा हम बात करते हैं, आवेश से हमारी बात ख़त्म हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे धारा की। किसकी बात करेंगे, धारा की। चलो धारा पे बात करते हैं। ओ धागा मिल गया यार धारा की जगह। तो अब अगर हम धारा की बात करें, धारा पे हमारे पास क्या क्या मिलेगा, तो धारा क्या होता है, कौन सी धारा, विद्युत धारा। कौन सी धारा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, समझ लो। विद्युत धारा में सीधा सीधा बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि धारा वास्तव में कैसे, समझो। अब कोई आवेश क्या कर रहा है, बह रहा है, कोई आवेश क्या कर रहा है, बह रहा है। तो जो आवेश बह रहा है, मान लो यही, अगर ये क्या होता, चालक होता, तो यहाँ कोई हम आवेश रखते हैं और वो आवेश क्या करता है, यहाँ से कंटिन्यू आवेश इधर से जाता है और इधर से बहता रहता है, इधर से बहता रहता है। तो कितने समय में कितना आवेश बहा, कितने का फ्लो हुआ, बहाव हुआ, इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इसके आधार पर अगर हम धारा की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया जो आवेश का प्रवाह हो रहा है उसकी जो दर है, मतलब प्रति सेकंड कितना आवेश बह रहा है, वही क्या होता है, धारा का मान होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं।
या विद्युत धारा कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो, तो इसने कहा कि विद्युत धारा मतलब आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इट इज डिनोटेड एज आई, इसको किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। आई किसको दिखाता है? ये धारा की बात करता है, ठीक है। तो अब हम जरा फार्मूले की डेफिनेशन के हिसाब से अगर चले तो फार्मूला क्या बनेगा जरा सोचो। आई धारा होता है, अभी मैंने पीछे बताया, क्यू क्या होता है? आवेश होता है, ठीक है। टी क्या होता है? समय होता है, हम बहुत पहले जानते हैं, टी फॉर टाइम। तो जरा सोचो फार्मूले डेफिनेशन आप देखो क्या होगा रहा है। डेफिनेशन हमारा कह रहा है कि आवेश प्रवाह की दर, तो कक्षा 9 में पढ़े थे ना वेग परिवर्तन की दर। तो एक बात एकदम अच्छे से याद कर लो, अगर कभी किसी भी डेफिनेशन में दर शब्द यूज हो जाया करे तो समझ जाना कि अगर दर शब्द बोला गया है तो बटे में क्या होगा? टी। क्या होगा? टी। तो सिंपल सी बात है, निकालना किसको है? आई को, ठीक है। बटे में कौन लगा? कन्फर्म दर की वजह से टी लग गया, तो ऊपर कौन आएगा? ऑब्वियसली क्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, आवेश प्रवाह की दर मतलब प्रति सेकंड कितना आवेश बह रहा है, उसी का जो प्रवाह की दर उसे क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, ठीक ना। ये बेटा हमारा एक फार्मूला हो गया। अब मान लो धारा दिया हो, समय दिया हो, आवेश निकालना तो उल्टा कर लो, टी का मल्टीप्लाई करा लो तो हो जाएगा टी बराबर, तो हो जाएगा आई टी। आई टी बराबर क्यू। हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं कि क्यू बराबर आई टी। कोई डाउट है इसमें? डाउट होने की कोई बात ही नहीं है, पक्का ना। चलो, ये तो हो गई बात। अब हम इसके बाद इनकी बात कर लेते हैं किसकी? तो हम यहीं पर इनकी बात कर लेते हैं इनके मात्रक की। तो चलो इनको मात्रक की बात करते हैं। मात्रक इनका कैसे लिखेंगे बेटा? तो अब जरा सोचो, आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू मतलब क्या होता है? क्या होता है? कूलाम। और टी मतलब क्या होता है? सेकंड। तो अब जरा सोचो क्या है? कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम मतलब सी से प्रति सेकंड। देखो बटे में जो कोई चीज़ होती है इसको हम इनवर्स में लिख लेते हैं, प्रति सेकंड। तो क्या? कूलाम प्रति सेकंड। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, नहीं पढ़ा सुना जान जाइए कि दरअसल धारा की बात जिसने किया था उनका नाम था एम्पियर। तो इनके सम्मान में इसका जो एसआई मात्रक रखा गया, क्या रख दिया गया? एम्पियर। तो अब अगर एम्पियर की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? एम्पियर की बात करें तो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड। बात समझ में आई? तो जो बच्चे देख रहे हो जान जाएं कि अगर कभी ऑप्शनल क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पी में पूछ दिया जाता है धारा का मात्रक है, तो पता चला हमको क्या याद रहता है? बहुत आसानी से एम्पियर। लेकिन अब हमको तो एम्पियर याद है, लेकिन हो सकता है कि आपके क्या कर दिया जाए, आपके एग्जाम में कूलाम प्रति सेकंड लिख दिया जाए, तो भी किसका मात्रक है? धारा का मात्रक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चल, तो बेटा कूलाम प्रति सेकंड बोलना चाहे एम्पियर बोलना, दोनों किसके मात्रक हैं? धारा के मात्रक हैं। आओ भैया, अब धारा से हमारा लेना देना खत्म। अब जरा हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या और धारा के बीच संबंध दिखा देते हैं। हमने ये देखा कि अगर हमारे पास आवेश दिया हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में अगर बात किया गया तो आवेश बता सकते हैं, ठीक है। धारा दिया हो, टाइम दिया हो तो आवेश बता सकते हैं, आवेश दिया है, टाइम दिया है, धारा बता सकते हैं। बात समझ में आई नहीं? तो अलग अलग तो हो गया। अब जरा अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या का धारा के साथ अगर हम जुड़ाव कराएं तब क्या होगा इनका संबंध। देखो तो हमने क्या पढ़ा है, हमने एक पढ़ा फार्मूला Q बराबर N गुणे E, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा Q बराबर I गुणे T। तो अब जरा अगर दोनों को हम एक एक समीकरण बना दें, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो भैया जब तुलना करेंगे तो क्या होगा बच्चा? जब तुलना करेंगे अगर Q बराबर N गुणे E तो Q बराबर I गुणे T, दोनों वही है ना। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, तो जरा सोच के देखिए क्या होगा। तो अगर हम इनका तुलना करें या समीकरण 1 से Q का मान समीकरण 2 में रख दें तो क्या हो जाएगा? Q की जगह, इसका मतलब है कि A वाला पक्ष भी इसके बराबर है, तो N गुणे E बराबर I गुणे T, ठीक। अब हमको I निकालना हो, N निकालना, चाहे जो निकालना। अगर हमको N निकालना हुआ तो हम लिखेंगे I गुणे T बटे E, ठीक। लेकिन अगर हमको I निकालना हुआ तब क्या करेंगे? I बराबर N गुणे E बटे T। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्वेश्चन हमारा N, I, T और E से भी सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन हमारा I इक्वल टू N इंटू E अपॉन T से भी हो सकता है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो एक क्वेश्चन इस पर लगा देते हैं ना, तब इसके बाद आज का सेशन इस पर ख़त्म करेंगे। फार्मूला नोट है ना, सब लोग नोट कर लो। आओ फार्मूला नीचे लिखा है, देखते हैं। मान लो ऐसे लिख दिया गया कि भाई किसी चालक से 2 × 10 की घात 18
इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक, कितने समय तक, बोल दिया 5 मिनट तक। कितना मिनट तक, 5 मिनट्स। ठीक है, अगर ये 5 मिनट तक की बात कर लिए तो क्या हो जाएगा, अगर 5 मिनट तक धारा बह रही है तो हमारे पास टी हो गया, एन हो गया। ठीक है, अभी हमसे क्या कहा कि भाई इतनी चीज़ हमारे पास आ गई, अब हमसे निकलवाना क्या चाहता है, अभी हमसे पूछ रहा है बताओ आई कितना होगा। मतलब अगर 5 मिनट में 2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन क्या किए, ट्रांसफ़र हो गए एक से दूसरे में, तो पूछ रहा है कितना धारा प्रवाहित हुआ। चलो चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करना है, फार्मूले बातें हैं। तो ई हमारे पास हमेशा पता रहता है 1.6 × 10⁻19। ठीक, तो अब अगर इन दोनों की हम बात करें तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में हमको यही देखने को मिलेगा। हमको आई निकालना है तो सिंपल सी बात है, हम इस वाले फार्मूले को फॉलो करेंगे, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो आई बराबर अगर एन इंटू ई अपन टी है तो आई बराबर एन कितना हमारे पास 2 × 10⁸ ई कितना है 1.6 × 10⁻19 और टी कितना है 5 मिनट। तो भैया मिनट को पहले सेकंड में बदलेंगे, याद रखना, क्योंकि हमारी सारी बात सेकंड में चल रही है इसके SI यूनिट में। तो 5 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 60 × 5 गुणा कर लो भैया। 60 × 5 300, 16 दूनी 32, 18 19 10⁻1। ठीक, अब 10⁻1 है 300 है, तो हो जाएगा। अब इनको ज़रा ऊपर अगर लेके चलें, क्योंकि नीचे शायद आप लोग दिखाई नहीं देगा, तो अगर ऊपर लेके चले तो क्या होगा, घट गया यहाँ पे इतना आ गया, इनका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 0.32। अगर दशमलव इधर से इधर आया, दशमलव को इधर से इधर आया तो क्या हो जाएगा, अगर दशमलव इधर सॉरी माइनस का हटा दशमलव इधर इधर आ गया तो अब क्या होगा, बटे 300। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻2 और ऊपर 0.32। ठीक है, ये अलग है। तो अगर इनको ऊपर ले चलें तो 10⁻2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.32 बटे 3 और गुणे 10⁻2। 3 से भाग दे दीजिए, कितना जाएगा, दशमलव लगेगा। ठीक है, 3 पे पहुँचेंगे, 3 के 3 कट गया, कितना बचा, 2 बचा, पढ़ा नहीं जाएगा, 0 पढ़ाएंगे फिर दशमलव आएगा, 3 छक 18 लगभग 0.106 और 10⁻⁻2। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर पॉइंट इधर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1.06 इंटू ये इधर से अगर इधर गया तो इसका मतलब क्या हो गया 10⁻⁻1 एम्पियर। या तो ऐसा लिख दें या फिर वही है कि ये अगर हटा देंगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा, फिर से आगे ही आ जाएगा। बात समझ में आई, ये हमारे पास हो गया इनका आंसर। ठीक ना, देखो दशमलव जब इधर चले जाते हैं पावर किसमें बढ़ती है, प्लस में, तो -2 + 1 = -1, इतना एम्पियर हमारा आंसर आएगा। बात समझ में आई, गुड। या फिर मैंने कहा अगर दशमलव भी आंसर लाना है तो दशमलव वही बढ़ के क्या हो जाएगा, इधर देखो 2 अंक था, हमने इधर लाया 1 अंक हो गया। अब अगर 1 अंक है इसको ट्रांसफर इधर चला जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा कर लिए, मिटा दें। ठीक, तो इस तरह से हमारा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जो धारा से इलेक्ट्रॉनों की संख्या तक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से धारा तक, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए कमेंट में। हाँ, लाइव नहीं, जब आप यहाँ पूछ लेंगे, ठीक है, कमेंट में। कोई डाउट नहीं यहाँ तक ना। चलिए, तो आज के लिए इतना हुआ। अब नेक्स्ट क्लासेस के लिए अभी आप इधर डेमो लेते रहिए, फिर मैं आप लोगों के लिए पूरा एक कोर्स कंप्लीट देने वाला हूँ जो आपको नीट और JEE के फाउंडेशन के लिए, जो बच्चे पढ़ लिख कर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इनको आगे बढ़ना अपनी पढ़ाई के दम पर, दूसरा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, इनको इसी पर मेहनत करना है। और इसके साथ साथ जो बच्चे अच्छी खासी लंबाई लिए हैं, इनकी इच्छा है नेवी में, एयरफोर्स में जाने की, उनके लिए क्लास 11th और 12th की जो वैकेंसी, जो स्टडी है, उसको ज़बरदस्त करना पड़ेगा ताकि ये NDA के लिए एप्लीकेबल हो सके। ठीक, तो ये बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अपने अगले वीडियो में बताएंगे, और मैं आप लोगों के लिए पूरा प्लान लेके आ रहा हूँ कि आप कक्षा 10 की पूरी सिलेबस कंप्लीट, साइंस पूरा का पूरा, इंग्लिश पूरा का पूरा,
मैथ्स पूरा का पूरा, और लास्ट टाइम में चल के जब आपका एग्ज़ाम करीब आएगा तो 1 महीने आपका सोशल और हिंदी दोनों की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, रही बात है फिजिक्स की, तो फिजिक्स हो गई। अभी हम कुछ अपने अगले वीडियो में मैथ का भी दे देंगे, और पूरी मेरी टीम उतरेगी जो इस काम को करने के लिए रहेगी। जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेके पेड क्लास लेनी है, पूरी कंप्लीट कोर्स करनी है, वो ज़रूर संपर्क करेंगे। नंबर जो है हर तरफ से मिल जाता है, जानकारी आप लोग को है ही, प्लस अपने चैनल से भी हम आपको जोड़ लेंगे। तो नीट जेईई के लिए जो बच्चे हैं, जो चाहे 8 में पढ़ रहे हैं, चाहे 9 में पढ़ रहे हैं, चाहे 10 में हो, चाहे 11 में, खासकर 11 तक के बच्चों के लिए, या फिर जो 12 में बोर्ड क्लास की स्पेशल तैयारी चाहते हैं उन लोगों के लिए है। तो 10-12 बोर्ड क्लास के लिए स्पेशल, प्लस इसके बाद 9, 10, 11, 12 आप चाहे जिस क्लास में हो, नीट आई और जेई जिसको हम क्या बोलते हैं IIT के नाम से ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसके थ्रू आप इंजीनियर बनते हैं, इसके थ्रू आप डॉक्टर बनते हैं। ये देश की हमारी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में एक है। इन परीक्षाओं को पास करने के बाद बेटा आप निःशुल्क एक तरह से समझ लीजिए, या कुछ बहुत कम फीस में क्या कर पाएंगे, आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करके डॉक्टर बनेंगे। इनकी फ़ीस करोड़ों में होती है, जो आपके माँ बाप नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग जो जुड़े हैं गरीब परिवार से हैं। तो लेकिन अगर इन परीक्षाओं को हम पास कर लेंगे मेहनत करके पढ़ के, तो समझ लो जिस दिन हमारा एडमिशन इसमें हो गया पढ़ाई करके, उस दिन ही हम करोड़पति हो गए। ख्वाब तुम्हारे हैं, मेहनत तुमको करनी है, गाइडेंस देने हम आए हैं, और पूरी की पूरी व्यवस्था आपको देंगे। इसी प्रण से आए हैं कि आज जैसे हम लोग तरक्की किए जीवन में, वैसे आप लोग भी पढ़ा के उस मुकाम तक पहुंचाया जाए जहां तक हर एक गरीब माँ बाप के अपने बच्चों को पहुंचाने की चाहत होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर स्पेशल आपको स्टडी करके कुछ करना है तो आप फिर संपर्क करिएगा कॉन्टेक्ट नंबर्स पर या व्हाट्सएप पर, और अपनी बात रखिएगा, अपने ड्रीम रखिएगा। ज़रूर हम आपको क्या करेंगे, एडवाइस देंगे, और इन क्लासेज में जुड़ने के लिए स्पेशली मिलिएगा, जो आपकी रेगुलर क्लासेज चलेंगे रेगुलर बेसिस पे, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग्स में पढ़ते हैं, वैसे ही। और एक साल के अंदर आपको 2-2 क्लासेज की सिलेबस कंप्लीट करा के आपको स्मार्ट बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे अपने भविष्य से 1 साल 2 साल आगे रहें। ठीक है, इसी के साथ बातें समाप्त करते हैं और आगे फिर स्टडी करते हैं।